आज का हमारा टॉपिक है 1858 से 1919 तक भारत में प्रशासनिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण। 1857 की क्रांति के बाद जब भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया तो प्रशासनिक सुधारों का सिलसिला आरंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग कार्यपालिका के सभी अधिकार अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। इसके बदले कैनिंग ने अलग अलग विभाग सौंपने की प्रणाली चलाई, जिससे सारी कार्य परिषद मोटे तौर पर नीति संबंधी मामलों पर विचार करती थी और बड़ी बड़ी समस्याएं जो जनहित की होती थी उन पर संपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करती थी। परिषद के अलग अलग सदस्यों को छोटे छोटे विभागीय मामले सौंपे गए थे। इस प्रकार प्रत्येक को एक एक विभाग दिया गया। कैनिंग की इस नई प्रणाली को 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास करके विधिवत रूप से मान्यता दे दी गई थी। यह एक्ट ब्रिटिश संसद ने भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के गठन को बेहतर बनाने के लिए किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं की गई थी जो इस प्रकार थी। अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में एक और पांचवा सदस्य बढ़ाया। परिषद के पांचों सदस्यों में से 3 सदस्य ऐसे होते थे जो नियुक्ति से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों। शेष 2 में से एक सदस्य स्कॉटलैंड का कम से कम 5 वर्ष का अनुभवी एडवोकेट हुआ करता था। जिस प्रांत में परिषद की बैठक हो रही हो उसके गवर्नर या उप गवर्नर को असाधारण सदस्य की तरह परिषद में सम्मिलित करने की भी व्यवस्था की गई थी। गवर्नर जनरल को परिषद का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया गया था और यह व्यवस्था भी की गई थी कि परिषद गवर्नर जनरल कानून बनाने के अधिकार को छोड़ अपने शेष सारे या कुछ अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान कर सकता है। यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय परिषदों के पास किए हुए विधेयक गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कानून बन सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सम्राट इन कानूनों को रद्द कर सकता था। 1861 के अधिनियम में विधायी और प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय राज्य प्रणाली को एक ऐसी रूपरेखा प्रदान की जो भारत में ब्रिटिश राज्य के समाप्त होने तक उसके शासकीय विधान का अभिन्न अंग बनी रही। विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार और विभाग पद्धति इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं थी जो 1947 तक एंग्लो इंडियन संविधान की महत्वपूर्ण अंग जो थी वो बनी रही थी। कार्यपालिका दृष्टि से अधिनियम का मुख्य दोष ये था कि गवर्नर जनरल की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ा दी गई थी। उसे प्रांतीय विधान परिषदों के कानून पर वीटो पावर भी दे दी गई थी। साथ ही उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिल गया था। 1874 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक छठे विभाग की स्थापना की गई, जिसके हाथ में सार्वजनिक निर्माण विभाग रखा गया। लेकिन इस तरह के विभाग की आवश्यकता पर संदेह प्रकट किया गया और बाद में इसे भंग भी कर दिया गया और इसके बदले वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना की गई। कुछ समय बाद सैनिक सदस्य की जगह एक सैनिक पूर्ति सदस्य रखा गया और 1909 में यह पद भी समाप्त कर दिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण 1861 में प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के पश्चात वित्तीय विकेंद्रीकरण भी आरंभ हुआ। केंद्रीय सरकार को अधिक राजस्व की आवश्यकता थी, जबकि स्थानीय आय स्रोतों के विषय में इनकी जानकारी सीमित थी। प्रांतीय सरकारों में वित्तीय प्रश्नों पर तनाव बढ़ रहा था। प्रांतीय शासक केंद्र की वित्तीय नियंत्रण से मुक्ति चाहते थे, अतः विकेंद्रीकरण द्वारा इन दोनों समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया।
वित्तीय विकेंद्रीकरण की दशा में 1857 का विकेंद्रीकरण प्रस्ताव पहला महत्वपूर्ण कदम था। 1860 से 1869 के मध्य विकेंद्रीकरण की समस्या पर जो योजनाएं बनी वे सफल नहीं हो सकी। अंत में दिसंबर 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव पारित करके विकेंद्रीकरण करना आरंभ किया था। इस अधिनियम के अनुसार कुछ विभागों के प्रशासन का उत्तरदायित्व और उनके निश्चित राजस्व भी प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। प्रांतीय सरकारों को उस राजस्व को विभिन्न विभागों में बांटने की भी स्वतंत्रता दी गई। किसी वर्ष में यदि किसी प्रांतीय सरकार के पास कुछ धनराशि बच जाती तो वह केंद्र को नहीं लौटाई जाएगी। अगले वर्ष उसे खर्च करने का अधिकार भी प्रांतीय सरकार को ही होगा। इस आंशिक स्वायत्तता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जिनका अभिप्राय अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रांतों में समानता स्थापित करना था। इस योजना से प्रांतों को कुछ छोटी छोटी बातों में स्वायत्तता तो प्राप्त हो गई, लेकिन प्रांतों को केंद्र के नियंत्रण से मुक्ति नहीं मिली। इस विकेंद्रीकरण योजना का मुख्य दोष ये रहा कि प्रांतों को आय का कुछ भी साधन नहीं सौंपे गए। विकेंद्रीकरण में प्रगति के नए चरण में प्रांतों को राजस्व आय के कुछ साधन भी देने आवश्यक थे। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में प्रांतों को कुछ राजस्व वसूल करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। इस नए उत्तरदायित्व के लिए प्रांतों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई गई, बल्कि इन नए करों से वसूल किए गए अतिरिक्त धन का कुछ प्रतिशत प्रांतों को दे दिया गया। जैसे किसी प्रांत में स्टैम्प टैक्स, आबकारी और न्याय विभाग से 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय होती थी, यदि प्रांत इन करों से 1 करोड़ से अधिक धन प्राप्त कर लेगा तो उस अतिरिक्त धन में से आधा धन प्रांत सरकार को दे दिया जाएगा। 1870 के विकेंद्रीकरण के पश्चात इस दिशा में दूसरा कदम 1882 का प्रस्ताव था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उदारवादी प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा। प्रांतों को निश्चित धनराशि देने की परंपरा प्रयोग के तौर पर 5 वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई। रिपन का दृष्टिकोण यह था कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रांतीय सरकारें आर्थिक मामलों में अपने उत्तरदायित्व को ठीक से समझ सके। उसने आय के समस्त साधनों को 3 भागों में बांट दिया था। एक केंद्रीय, जिसमें आयात निर्यात कर, डाकखाना, तारघर, अफीम, नमक, मुद्रा, लगान आदि थे। इनकी आय पर केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। दूसरा प्रांतीय, इसके अंतर्गत जेल, चिकित्सा, छपाई, सड़क कर आदि थे और इनकी आय प्रांतों को प्राप्त होती थी, परंतु इनकी आय प्रांतीय सरकारों के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। अतः प्रांतीय सरकारों को भूमि लगान का भी कुछ भाग केंद्रीय सरकार द्वारा देने की व्यवस्था की गई थी। तीसरी थी विभाजित। इसके अंतर्गत स्टाम्प, जंगल, रजिस्ट्रेशन फीस आदि आते थे। इसकी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड रिपन के इस विभाजन के आधार पर आगे भी कार्य किया गया, जो क्रमशः 1887, 1892 और 1897 के प्रांतीय सरकारों को और अधिक आर्थिक उत्तरदायित्व दिया गया था। 1882 की पंचवर्षीय व्यवस्था 1902 तक चलती रही। इस पंचवर्षीय व्यवस्था के अपेक्षित लाभ नहीं मिले। पहले की तुलना में अब संबंधित वाद विवाद भी अधिक तीव्र हो गया, क्योंकि निर्णय का प्रभाव 5 वर्षों तक बना रहता था। 1902 में भारत सरकार ने इस व्यवस्था के सिद्धांत की व्याख्या की। किसी भी आय स्रोत को केंद्र और प्रांतों में बांटते समय उस मद के खर्च को भी उसी अनुपात में बांट लेना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय और केंद्रीय राजस्व स्रोत अलग-अलग निर्धारित किए जाने चाहिए। किसी भी आय स्रोत को बांटते समय
25% से कम भाग प्रांतों को नहीं दिया जाना चाहिए। इन आधारों के स्वीकृत हो जाने पर सरकार द्वारा 1904 में अर्ध स्थायी राजस्व विभाजन योजना लागू की गई। यह व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलती रही। वास्तव में कर्जन ने राजस्व के विकेंद्रीकरण को और आगे बढ़ाया। 1918 की मोंटफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए और वित्तीय विकेंद्रीकरण सही मायनों में अपना रूप ग्रहण करने लगा।